नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं इतिहास के दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हम बलबन की चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात जो है वो हमने लास्ट क्लास में हमने कर ली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन का जो शासनकाल था वो था 1266 से लेके 1286 के बीच में। ठीक है, बलबन का जो शासनकाल था 1266 से लेके 1286 के बीच में था। और ये राजा को मार के आया था, नसीरुद्दीन महमूद राजा को मार के आया था। ठीक है, ये बलबन जो था वो नसीरुद्दीन महमूद का दामाद भी था। ठीक है, और इस कारण से इसको उपाधि मिली हुई थी उलुग खां की। बलबन को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? बलबन को उपाधि मिली हुई थी उलुग खां की। ठीक है, और उलुग खां की उपाधि जो है दोस्तों, उलुग खां की उपाधि जो है वो किसने दी थी? उलुग खां की उपाधि जो है वो दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने। इसका उलुग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद कौन था दोस्तों? तो नसीरुद्दीन महमूद जो था वो इल्तुतमिश का पोता था। ठीक है, इल्तुतमिश का पोता था। अब हम बात करते हैं बलबन के बारे में कि बलबन जो है वो 1266 में जब सत्ता में आता है और 1286 में हटता है। लगभग 20 साल के कार्यकाल में ये कौन कौन से काम करता है अपने साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो अपने साम्राज्य में सबसे पहले बलबन जो था राजत्व का सिद्धांत देता है। ठीक है, जिसमें अपने आप की तुलना जो है वो ईश्वर से करता है। ठीक है, और इस जो ईश्वर से तुलना करने की जो प्रक्रिया है उसको नाम दिया जाता है जिल्ले इलाही, या अपने आप को भगवान की परछाई मानता है। ठीक है, शासन में आने के बाद में बलबन ने राजशाही की थ्योरी दी। और इसके अलावा बलबन ने सबसे पहला काम किया सैन्य बलों को बढ़ाना। सैन्य बलों को बढ़ाना। ठीक है, सबसे पहले बलबन ने यही काम किया कि अपनी सेना को बढ़ाया। ठीक है, सेना को बढ़ाने के बाद में ये कुछ और काम करता है, उसके बारे में हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सेना को बढ़ाने के बाद में जो इसके अधिकारी होते हैं उसको अच्छा वेतन देना। क्या था? अच्छा वेतन। ठीक है, अच्छा वेतन देना। ठीक है, ये अपना प्रमुख कार्यों में से करता है। इसके अलावा ये अलग अलग जगहों पर कब्जा करता है। कब्जा, ठीक है, अलग अलग जगहों पर कब्जा करता है। कब्जा किस कारण से कर पाता है? क्योंकि इसने अपनी सेना को मजबूत रखा था और सेना के लिए एक अलग से विभाग बनाया था जिसका नाम दिया गया था दीवान विजारत। ठीक है, सैन्य विभाग के गठन का नाम दिया गया दीवान विजारत। दीवान ए विजारत। ठीक है, दीवान विजारत अब इसने लागू कर दिया। दीवान विजारत के अलावा हम बात करेंगे कि इसने राज्यत्व सिद्धांत को दिया, जिसमें सजदा जिसमें आदाब करना, और पैबोस जिसमें पैरों को लेट के चूमना होता है। ठीक है, तो इसने अपने राजा की इज्जत करना जो है वो जबरदस्ती लागू करवाया। देखिए दोस्तों, इज्जत जो है वो कमाई जाती है। ठीक है, न कि जबरदस्ती ली जाती है। ठीक है, अब आमने सामने तो बंदा आपको इज्जत करेगा, लेकिन पीठ पीछे जो है वो आपकी बर्बादी के बारे में सोचेगा। तो ऐसी इज्जत किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बलबन ने यहाँ पे जबरदस्ती इज्जत देने की प्रथा, जिसमें सजदा तथा पैबोस जिसमें पैरों को चूमने वाली जो प्रथा है, इसको लागू करा। इसके अलावा दोस्तों बलबन ने क्या काम किया? इसके अलावा बलबन ने नौरोज, ठीक है, जिसमें 9 दिन के रोज, ठीक है, त्योहार, इसने पर्शिया कैलेंडर को इसने लागू किया, जिसमें नौरोज का त्योहार शामिल था। तो नौरोज का त्योहार जो है, नौरोज त्योहार जो है वो इसने अपने दिल्ली सल्तनत में लागू करा। अब इसके बाद इसने इल्तुतमिश के जितने भी अधिकारी है या इल्तुतमिश से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन सबको धीरे धीरे करके मारना चालू करा। और सत्ता में आते के साथ ही सबसे पहले इसने चालीसा दल को खत्म कर दिया। ठीक है, चालीसा दल का दोस्तों क्या काम था? चालीसा दल जो था वो मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका निभाता था, जिसमें वो राजा को सलाह देता था। ठीक है, तो सलाह देने के साथ साथ चालीसा दल जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था। ठीक है, इल्तुतमिश ने काफी ज्यादा चालीसा दल को मजबूत कर दिया था। तो जिस वजह से बलबन ने चालीसा दल को नसीरुद्दीन के समय से
नसीरुद्दीन महमूद के समय से ही इसको धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। और जैसे ही बलबन सत्ता में आया वैसे ही इसने इसको चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो राजा के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक है, अब चालीसा दल को क्योंकि बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी और राजा के कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे और राजा का जो बदलना था, ठीक है, एक राजा को चेंज करके दूसरे राजा को बैठाना, दूसरे राजा को चेंज करके तीसरे राजा को बैठाना, ये इनका काम बन चुका था। ठीक है, तो इस वजह से बलबन सत्ता में आते के साथ ही सबसे पहले इसको चालीसा दल को समाप्त कर देता है। इसके अलावा इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होता है उसको भी बलबन जो है एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक युद्ध होता है बलबन के खिलाफ जो है 1275 में तुर्गिल खान। ठीक है, तुर्गिल खान कहाँ का होता है? बंगाल का गवर्नर होता है। ठीक है, तुर्गिल खान बंगाल का गवर्नर होता है। तो तुर्गिल खान जो है वो विद्रोह कर देता है बलबन के समय। अब बलबन जो है बगावत शांत करने के लिए वो बंगाल जाता है और बंगाल में कुछ ज्यादा ही समय लग जाता है इस विद्रोह को शांत करने के लिए। और जब वह वापस दिल्ली आ रहा होता है तो मंगोलों का खतरा जो है वो दिल्ली पे वापस मंडराना चालू कर देता है इल्तुतमिश की तरह। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने क्या किया था, जब मंगोल आक्रमण आए थे तो इल्तुतमिश बिल्कुल शांति से अपना शासन कर रहा था। ठीक है, और किसी भी राज्य पे कब्जा करने की तो वो सोच भी नहीं रहा था। ठीक है, वो बस ये सोच रहा था कि दिल्ली सल्तनत जो मेरी सल्तनत है वो बस बची रहे। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसको जाने का इंतजार किया, मंगोलों के जाने का इंतजार किया और उसके बाद से अपना जो कामकाज है वो इसने चालू किया। लेकिन बलबन ऐसा नहीं था। बलबन ने एक नीति लागू करी जिसका नाम दिया गया रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति जो है वो लागू करी। बलबन के इस नीति का लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सके। अब क्या होता है, मंगोलों से आक्रमण के लिए इसने अपनी सेना जो है वो उत्तरी सीमा पर लगा दी। ठीक है, ताकि उत्तर से कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण ना कर सके। तो जब बलबन ने जब अपनी सेना लगा दी तो इसमें एक नाम आता है बलबन के बेटे का जिसका नाम था मोहम्मद। ठीक है, तो बलबन का बेटा मोहम्मद जो है वो मंगोलों के हमले में मारा जाता है। अब मंगोलों के आक्रमण में जब मोहम्मद मारा जाता है तो बलबन को बहुत ज्यादा धक्का लगता है क्योंकि अब वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। ठीक है, और सत्ता को संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसके लिए होड़ लगी। ठीक है, तो उत्तराधिकारी की होड़ में सबसे पहले बलबन जो है वो मोहम्मद को रखा, लेकिन मोहम्मद की मृत्यु के बाद में, ठीक है, बलबन का बेटा था बुगरल खान। ठीक है, उसके बाद बुगरल खान का बेटा था काइकोबाद। ठीक है, काइकोबाद को समर्थन मिला दिल्ली के कोतवाल से। ठीक है, दिल्ली का कोतवाल जो था वो फखरुद्दीन था और असली इच्छा थी कि अपने दामाद को राजशाही देना। ठीक है, मलिक निजामुद्दीन की भी ये असली इच्छा थी कि अपने दामाद जो है काइकोबाद को दिल्ली की सल्तनत सौंपना। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद का बेटा होता है काई खुसरो। ठीक है, तो ये आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि भाई राजा मैं बनूंगा। लेकिन होता क्या है, असल में होता ये है कि काइकोबाद को लकवा मार जाता है और काइकोबाद को जब लकवा मार गया तो अब दोबारा से ये चीज चालू हुई कि अब राजा कौन बनेगा। ठीक है, तो काइकोबाद के बेटे को, जो कि वो सिर्फ 3 साल का होता है, उसको शासक बनाया जाता है और इसका नाम था क्यूमश। ठीक है, क्यूमश को मार के मलिक फिरोज जो है वो 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था खिलजी वंश। ठीक है, मलिक फिरोज का जो मूल नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और जब ये 1290 में गद्दी पर बैठता है तो गुलाम वंश की यहाँ पे समाप्ति होती है और यहाँ पे नए वंश का शासन होता है जिसका नाम था खिलजी वंश।
ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे खिलजी वंश के आने से पहले हम गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए अभी तक, ठीक है, उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया और ये केवल 4 साल ये शासन में रहा, ठीक है। इसने कुतुब मीनार बनाया। इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और इसके जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, आराम शाह आता है, ठीक है। आराम शाह जो कि योग्य शासक नहीं होता है, 1210 से 1211 ईस्वी तक वो सत्ता में रहता है, केवल 1 साल। इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन करता है और इल्तुतमिश जो है वो चालीसा दल शुरू करता है। चालीसा दल शुरू करने के अलावा, ठीक है, चालीसा दल शुरू करने के अलावा इसने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा जो है इसने लागू करी थी। इसके अलावा इल्तुतमिश के बाद आती है रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो 1236 में शासक बनता है और 1236 में केवल 4 या 5 महीने के शासन के बाद में, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज को रजिया जो है वो हटा के सत्ता में आ जाती है। अब रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 केवल 4 साल ये भी शासन करती है और 4 साल शासन के अंतर्गत ये अपने रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के, क्योंकि गद्दी पे आई होती है और ये एक महिला होती है, तो अधिकतर जो चालीसा दल है वो इसका विरोध कर रहे होते हैं। तो इस विरोध को दबाने के लिए एक बंगाल में विरोध होता है, तो बंगाल के विरोध को ये दबा देती है। उसके अलावा दूसरा विरोध भटिंडा में होता है और भटिंडा में जब रजिया हराने जाती है अपने गवर्नर को, तो हराने के बजाय वो खुद हारने लगती है और उससे शादी का प्रस्ताव रख देती है। अब शादी का प्रस्ताव रखने के बाद में जब वो शादी करके वापस दिल्ली लौट रहे होते हैं तो रास्ते में जो हरियाणा का कैथल नामक जगह है वहाँ पे रजिया सुल्तान को कुछ डाकू मिलके मार डालते हैं, ठीक है। अब रजिया सुल्तान की 1240 में मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद बहराम शाह शासक बनता है, जो कि बहराम शाह ने ही उन डाकुओं को भेजा था रजिया को मारने के लिए। बहराम शाह क्योंकि पहले से अयोग्य शासक था, जो इल्तुतमिश जानता था, ठीक है, तो वो भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है। 1240 से 1242 केवल 2 वर्ष ही शासन कर पाता है। इसके बाद बहराम शाह को मार के अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो सत्ता में आता है 1242 से 1246, और क्योंकि ये भी एक अयोग्य शासक होता है तो इसको भी मार के नसीरुद्दीन शाह को बलबन जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को मार के नसीरुद्दीन शाह को सत्ता में बैठाता है। अब नसीरुद्दीन शाह को सत्ता में बैठाने के बाद में 20 वर्ष तक ये शासन करता है, 1246 से 1266, ठीक है। अब 1246 से 1266 में बलबन जो है अपनी बेटी का विवाह जो है वो नसीरुद्दीन शाह के साथ कर देता है और नसीरुद्दीन शाह का प्रमुख सलाहकार बन जाता है। और प्रमुख सलाहकार बनने के साथ साथ वो चालीसा दल में भी शामिल हो जाता है और चालीसा दल में शामिल होने के बाद में धीरे धीरे चालीसा दल को कमजोर करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चालीसा दल जब कमजोर होता है तो उसके बाद नसीरुद्दीन शाह को बलबन खुद मार के 1266 में सत्ता में आ जाता है। 1266 में जब सत्ता में आता है तो वो बहुत सारे काम करता है, जिसमें राजशाही की थ्योरी देता है, जिसमें अपने आप को राजा को ईश्वर के समान मानता है, ठीक है। इसके अलावा इसने एक सैन्य विभाग का गठन किया था जिसको दीवानी विजारत कहा गया। इसके अलावा इसने छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना इसने चालू कर दिया था, छोटे मोटे युद्ध करके, ठीक है। इसी के शासनकाल में मंगोल का खतरा बढ़ गया था, जिस कारण इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, जिसमें जो कि मंगोलों के खिलाफ था, ठीक है। अर्थात अगर मंगोल आक्रमण करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम भी उसका बदला जो है, हम भी उन्हें उनके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर है, ठीक है। इसके अलावा बलबन जो है 1266 से 1286 तक की सत्ता में रहता है। इसके बाद कैकुबाद को जो है सत्ता में बैठाया जाता है बलबन के मरने के बाद में, ठीक है। 1287 से 1290 के बीच में 3 वर्ष का ये शासन करता है और साथ ही साथ इसके 3 साल के बेटे जब ये मर जाता है 1290 में, तो इसका बेटा क्यूमर्श होता है जो कि केवल 3 साल का होता है। 3 साल में ही इसको सत्ता में बैठा दिया जाता है और 3 साल की उम्र में 1290 में खिलजी वंश का संस्थापक जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है, जिसका नाम मलिक फिरोज था, ठीक है, उसने क्यूमर्श को मार के एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320 तक केवल 30 वर्ष तक ये सत्ता में रहते हैं, ठीक है।